गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका सेशन बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि एनटीए अपने ओएमआर रिस्पॉन्स निकाल चुका है और साथ साथ में एनटीए की आंसर की भी आ चुकी है। तो उस आंसर की से जिन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, आज हम आपको उनके साथ इंटरेक्शन के लिए साथ लेकर आए हैं। तो पहले मैं अपने साथ जो बच्चे हैं, पहले उनका आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूं। मेरे साथ हैं अमन त्रिपाठी, मेरे साथ हैं वैष्णवी। अभी जो आंसर की आई है, उस आंसर की से अमन त्रिपाठी के मार्क्स बन रहे हैं 716, 716 मार्क्स, और वैष्णवी के मार्क्स बन रहे हैं 715, 715 मार्क्स। तो बच्चों, आज अपन जानेंगे कि इन बच्चों ने कैसे तैयारी करी, कैसे इनके एग्जाम के अंदर इतने अच्छे मार्क्स आए। तो आपको भी आगे आपकी जो सफलता के लिए आगे एग्जाम देना है, आपको जो 2022 का एग्जाम देना है, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ये अपन जानेंगे अमन से और वैष्णवी से। और इस पूरे प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ हैं विनीत गंगवाल सर, केमिस्ट्री कोर टीम मेंबर। हेलो बच्चों। मेरे साथ हैं अजय जांगीर सर, फिजिक्स हेलो कोर टीम बच्चों। मेंबर, और माई सेल्फ डॉक्टर गौरव महेश्वरी, बायोलॉजी कोर टीम मेंबर। तो अब इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले विनीत गंगवाल सर अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करें। थैंक यू सर। तो पहले तो अमन और वैष्णवी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई थैंक यू सर। एडवांस में, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है और आपके जो मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमें लग ही रहा है कि आप निश्चित ही टॉप 5 में जगह बनाने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा वैष्णवी आपसे है कि आपने 2021 नेट के लिए जो टारगेट अचीव करना था, उसके लिए आपने तैयारी कब से शुरू कर दी थी? सर वैसे तो मैंने बेसिक प्रिपरेशन 11 से ही स्टार्ट की है नीट के लिए, और 9-10 में मैं ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर कर रही थी। इसका मतलब आपने 9 से ही टारगेट फोकस कर लिया था कि नेट में जाना है। यस सर। अब अगला क्वेश्चन पूछेंगे अजय जांगीर सर। थैंक यू सर। तो सबसे पहले मैं दोनों बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं और सीधी सी बात है, टॉप 5 में आना इनका तय है। आज या कल में जो रिजल्ट आएगा उससे एक्चुअल रैंक मालूम चलेगी। तो मैं अपना सवाल अमन से पूछना चाहूँगा। बेटा, आपका इस साल मतलब आपने रिपीट किया है, 12th के साथ लास्ट ईयर दिया था लेकिन आपको सफलता नहीं मिली थी, लेकिन इस बार रिपीट करने से आपको बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। तो उस सफलता का राज क्या है? सर, जब पिछली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरी रैंक कुछ 29,000 आई थी, और मुझे ये तो पता था कि मैं इसे कहीं ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करता हूँ, कहीं ज़्यादा अच्छी रैंक डिज़र्व करता हूँ। इसलिए मैंने फिर से ड्रॉप लिया एक बार और इस बार नीट के लिए प्रिपरेशन करी, तो इस बार ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया उससे। बस सिंपल सी बात है कि अमन जब लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया तो एग्ज़ाम के बाद आप घबराए नहीं, और नहीं सिंपली आपकी रैंक पीछे आई थी, पर आपने अपने आप को वापस से रिबूट किया, रिफ्रेश किया, और साथ साथ में इस साल अपने आप की तैयारी को पूरा प्रूव किया आपने। यस, बहुत Next अच्छा है। question करवा सकते वैष्णवी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जब नेट की तैयारी की 11-12 में, मेनली आपने शेड्यूल किस तरह से मेंटेन करके रखा? क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो किया? आप डेली कितने आवर्स स्टडी करती थी? सर 11-12 में जब कोचिंग चलती थी तो मैं कोचिंग के अलावा 5-6 आवर्स पढ़ती थी, और शेड्यूल ऐसे कोई फिक्स नहीं था कि हर रोज़ तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मतलब जो टॉपिक ले लिया उसको ख़त्म करना है, ऐसा था। और बाकी नीट के 2 महीने पहले मैंने अपना एक शेड्यूल बना लिया था ताकि मैं एग्ज़ाम के टाइम में एक्टिव रहूँ वगैरह। तो वो शेड्यूल क्या था आपका? मतलब दिन में पढ़ते थे या रात भर पढ़ते थे? क्या शेड्यूल था? मतलब मैं तो रात में पढ़ती थी, वैसे जिसको जो सूट करे वो कर सकते हैं, और मैं तो रात में पढ़ती थी और सुबह मैं लेट ही उठती थी, लाइक 9-10 बजे। और 2 से 5 में एक पेपर सॉल्व कर लेती थी। मतलब बहुत ही अच्छी बात की वैष्णवी ने, जिसको जो सूट करे वैसे पढ़ाई करनी चाहिए। किसी को रात की स्टडी अच्छी लगती है, रात को स्टडी करें, किसी को दिन की स्टडी लगती है, दिन को स्टडी करें। अल्टीमेटली अपना जो गोल है पढ़ाई का, जितना अपन ने हावर्स स्टार्ट माने हैं, कितने घंटे पढ़ना है, वो गोल पूरा हो जाना चाहिए। सही बात है। अगला क्वेश्चन मैं अमन से पूछूंगा। बेटा, आपका डेली शेड्यूल क्या रहता था? इसके अलावा आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कैसे प्रिपेयर किया जो इतनी अच्छी सफलता आपको मिली है? सर, ज़्यादातर क्लासेस तो मेरी ऑनलाइन ही हुई हैं, तो ऑनलाइन जब क्लासेस थी तो ज़्यादा टाइम मिलता था सेल्फ स्टडी का, और मैं ऐसे जो क्लास में आज पढ़ाया गया पहले तो उसे अच्छे से रिवाइज़ करता था, और फिर अगर जो टाइम बचा तो बैक पोर्शन
और जो पिछले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस जो भी बाकी चीज़ें हैं वो मैं उस टाइम पे कर लेता था। और मैं ऐसे आर्ली बेसिस पे स्टडी नहीं करता था कि मुझे इतने घंटे ही पढ़ना है, क्योंकि मुझे वैसे पढ़ने में मेरा कंसंट्रेशन लूज़ हो जाता था। तो मैं टारगेट सेट करता था कि मुझे ये टॉपिक आज ख़त्म कर लेते हैं, इतने क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लेने हैं। तो मुझे वो ज़्यादा बेनिफिशियल लगता था ऐसे पढ़ाई करना। बहुत अच्छी बात है, मतलब टारगेट स्टडी आप करते थे, एक टारगेट फिक्स कर लेते थे, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करते थे। बहुत अच्छी बात है। पर अमन अब इसमें एक बात ये है कि मान लो किसी दिन टारगेट आपका पूरा नहीं हो पाया, हाँ सर। तो फिर क्या फील करते थे? सर अक्सर मेरे साथ तो ये होता था कि मैं अब जो टारगेट था वो मैं पूरा कर ही नहीं पाता था। जैसे एक हफ्ते में 3-4 दिन ऐसे होते थे जब मैं पूरा ना कर पाऊँ टारगेट, तो जो बचा था उसे अगले दिन में ऐड करके और फिर ऐड कर देता था अगले दिन के टारगेट में। तो वैसे वो फिर जैसे संडे को टाइम मिल गया तो वो जो बचा हुआ वो पूरा कवर हो जाता था। ऐसे अच्छी बात है। इसमें अब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की स्टडी आपने किस तरह से करी, थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में बच्चों को बताएं। क्या क्या फिजिक्स में पढ़ते थे, क्या क्या केमिस्ट्री में पढ़ते थे, क्या क्या बायोलॉजी में पढ़ते थे? सर फिज़िक्स में तो फिज़िक्स मुझे थोड़ा इजी सब्जेक्ट लगता था, जिसकी वजह से मुझे इस बार तो फिज़िक्स में ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़े। और मैं सिर्फ मॉड्यूल ही किया मैंने फिज़िक्स में। केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी और मॉड्यूल जो नोट्स प्रोवाइड होते थे मैं एन की तरफ से वो करता था मैं। और बायो में भी एनसीईआरटी और नोट्स मॉड्यूल करता था बस। मतलब इससे काम चल गया, आपके 716 मार्क्स आ गए। और सर फिजिक्स में भी मैंने, क्योंकि जब नीट की डेट पोस्टपोन हुई थी एक बार, तो मैंने एक बार एनसीईआरटी पढ़ी थी, लेकिन मुझे लगा कि शायद उसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं। तो फिर मैंने जब दोबारा रिवीजन किया था तो उसमें सिर्फ पॉइंट्स टू पॉन्डर और वो जो लास्ट में समरी होती है वही पढ़ी थी फिजिक्स में। वेरी गुड। मतलब जो एलन का मटेरियल मिला है वो सेल्फ सफिशिएंट है। यस सर। अब सेम यही क्वेश्चन वैष्णवी आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की प्रिपरेशन किस तरह से करी, क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, क्या मटेरियल आपने स्टडी किया? फिज़िक्स में तो सर मैंने मतलब जो क्लास में नोट्स होते थे उससे काफ़ी प्रैक्टिस हो जाती थी और मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व करती थी 11th-12th में। और एनसीईआरटी मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, अभी नीट में मतलब 4-5 महीने पहले पढ़ी थी और मुझे अच्छा लगा, मतलब कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर हो रहे थे मेरे। तो 2 बार मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली थी उसमें। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी मैंने एक बार पढ़ी थी, वो भी मतलब नीट के लिए अच्छी है, उससे ही आता है ज़्यादातर। और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी तो मस्ट है ही। और फिज़िकल में क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी करोगे उसमें सिली मिस्टेक्स उतनी ही रिड्यूस होती जाएंगी। और बायो में एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग तो मस्ट है, और एक्स्ट्रा जो होता है 2-3 क्वेश्चंस वो मॉड्यूल और जो सर क्लियर कराते हैं कॉन्सेप्ट्स उससे ही हो जाता है। चलिए बेटा, वैष्णवी अगला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, जैसे टेस्ट में आपकी रैंक यूजुअली अच्छी आती थी लेकिन अप डाउन चलते रहते थे, तो उस अप डाउन को आप मैनेज कैसे करते थे, उसके बारे में थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बताएं। मतलब नीट के टाइम पहले तो मेरा बहुत अप डाउन चल रहा था, पर वो मतलब मेरे पेरेंट्स वैसे कभी प्रेशराइज़ नहीं करते थे, तो मुझे भी कभी फील नहीं होता था। शॉर्ट टाइम के लिए मैं थोड़ा लो फील करती थी, लेकिन मुझे मिस्टेक्स मतलब बाद में अच्छी लगती थी कि मैंने वो की मिस्टेक्स, तो मतलब फ़ायदा होता था उससे। तो अगली बार वो मिस्टेक्स एक आध बार रिपीट भी होती थी, पर होनी चाहिए मतलब मेरे हिसाब से। मतलब अप डाउन चलते रहना चाहिए। हाँ मतलब चलते रहना चाहिए। तो अगला सवाल अमन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, जब ड्रॉप किया, तो आपको पहले क्या कॉन्फिडेंस था कि मैं एक टॉप 10 में जगह बना पाऊंगा? और क्या आपको नेट में सिलेक्शन का कुछ प्रेशर फील करते थे या कभी? सर सिलेक्शन का तो प्रेशर मुझे फील नहीं होता था, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं टॉप 10 या टॉप 50, मुझे टॉप 100 में भी मैं श्योर नहीं था कि मैं यहाँ तक आ जाऊँगा। और जो एलन के टेस्ट होते थे वहाँ भी मेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे नहीं आते थे, वही 680 690, और जो रैंक होती थी वो भी ऐसे अंडर 100 भी शायद 2-3 बार ही आया हूँ मैं, और उसके बाहर 400-500 रैंक ऐसी आती थी, ऐसी भी कई बार आई है। तो जब भी रैंक कम आती थी तो मैं पापा से बताता, भैया से बताता, तो वो हमेशा यही बोलते थे कि जो मेन एम है, जो नीट है, उस पर फोकस करो। और जैसा कि सर आप भी हमेशा बोलते थे कि अगर रैंक कम आई है तो अगली बार ये एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करो, कि उसे फाइट बैक करो कि अगली बार अच्छी आएगी। सही बात। तो उससे कभी डिमोटिवेट नहीं होता था मैं, उसमें एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करता था कि इस बार अगर इतनी कम आई है तो अगली बार और अच्छी आएगी ऐसा। तो ये सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है कि आप जो भी टॉप 100 में, टॉप 500 में चल रहे हैं, उनमें से कोई भी फर्स्ट रैंक पर इजीली आ सकता है। बस उसके लिए जरूरी है कि अपने आप को कंटिन्यूस में एफर्ट भी डालना पड़ेगा। बिल्कुल। भाई रैंक पीछे आ जाए तब भी अपना एफर्ट्स लगाते रहें। बस सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूँगा कि भाई मान लो रास्ते में अपन कहीं गिर भी जाएं तो करेंगे क्या,
अपन अपने आप को खड़ा करेंगे, वापस चलना स्टार्ट कर देंगे। तो वही अमन ने किया और आज उसका स्कोर आया 716। सही बात है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वैष्णवी से है। बेटा, आप पढ़ाई के दौरान सीधी सी बात है थकान भी हो जाती है, तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए क्या एक्टिविटीज़ करती थी? वैसे तो सर मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत मूड फ्रेशनर का काम करती थी। मतलब मैं कभी भी ऐसे बोर हो जाती थी तो वो चेस खेलने के लिए आ जाती थी, या फिर मुझे बाहर घुमाने लेके चली जाती थी और पापा से बात करा देती थी। मतलब आप यहाँ अपनी मम्मी के साथ रहते थे और पापा बाहर जहाँ जॉब करते हैं वहाँ रहते थे? यस सर। ओके, बहुत अच्छी बात है। अब अगला क्वेश्चन अमन आपसे पूछना चाहूँगा मैं, आपने काफ़ी टाइम तक ऑनलाइन भी पढ़ा और फिर लास्ट में ऑफलाइन भी स्टडी किया, तो ऑनलाइन स्टडी किया, ऑफलाइन स्टडी किया, तो जो स्मार्टफोन है, वैसे तो हम पहले यही मना करते थे बच्चों को स्मार्टफोन यूज़ में लेना नहीं है, लेकिन अब स्मार्टफोन ज़रूरी बन गया, तो आपने स्मार्टफोन का स्मार्टली किस तरह से यूज़ लिया? क्या आप मोबाइल में हमेशा लगे रहते थे, सोशल मीडिया पे लगे रहते थे, या उसका केवल पढ़ाई के लिए यूज़ लेते थे? सर मैं ज़्यादा सोशल मीडिया तो यूज़ नहीं कर रहा था अभी, जब नीट के पहले सिर्फ व्हाट्सएप ही यूज़ करता था डाउट्स डिस्कशन के लिए। और ज़्यादातर सिर्फ स्मार्टफोन को तो यूज़ करना ही पड़ा, क्योंकि जो नोट्स थे वो भी पीडीएफ के फॉर्म में ही मिलते थे हमें, तो उसकी हेल्प तो चाहिए ही थी। और लेकिन कभी कभी मैं ज़्यादातर यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस देखने लगता था, तो कभी कभी उसमें भी टाइम ज़्यादा वेस्ट होता था मेरा। फिर लेकिन सर बीच में ऐसे आधा एक घंटे में वेस्ट करने लगा था उस पर, तो मैंने पापा से बताया कि पापा मेरा टाइम ऐसे वेस्ट हो रहा था। पापा ने मुझे डांटा था, और तो फिर मैंने एकदम बंद कर दिया था, उसमें यूट्यूब भी देखना बंद कर दिया था। तो थोड़ा वाइजली यूज़ करना ही पड़ा था कि टाइम वेस्ट ना हो, ऐसे यूज़ करना था। बस सिंपल सी बात है, स्मार्टफोन को यूज़ तो करना है पर स्मार्टली यूज़ करना है। और एक बात वो अच्छी लगी मन की मेरे को, कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई ठोकर खा के सीखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को अमन का एक्सपीरियंस मिल रहा है। इसने कहा कि यूट्यूब के अंदर मैं 1 घंटा खराब करने लग गया था, बस ने कहा कि यूट्यूब के बाद में मैंने यूज़ कम कर दिया और आज आप देख रहे हैं रैंक बहुत अच्छी आई है। तो सिंपली आप भी देख सकते हैं कि आप इसके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं कि अभी से हमारे स्मार्टफोन को बहुत ही स्मार्टली यूज़ करें। मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वक्त की डिमांड है, स्मार्टफोन रखना भी ज़रूरी है, लेकिन उसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से यूज़ में लेंगे, केवल पढ़ाई के लिए काम में लेंगे तो भी फ़ायदा होगा। अब वैष्णवी, इस साल आपने 12th बोर्ड की तैयारी की थी, वो अलग बात है कि एग्ज़ाम नहीं हुआ, लेकिन पहले तो आपको पता ही था कि 12th बोर्ड देना है, तो उसके लिए आपने प्रिपरेशन किस तरह से की थी? क्या एक्स्ट्रा मटेरियल किया, या एलन का जो लिटरेचर मिलता है वही सफिशिएंट है? मतलब सर 10th भी मैंने एलन से ही किया था, तो तब भी मुझे काफ़ी मतलब एलन के मटेरियल से ही हेल्प हुआ था। तो 12th में भी इतना लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। 11th 12th में थोड़ा थोड़ा करते रहो, अगर बोर हो रहे हो तो इंग्लिश वगैरह, और बाकी बेसिक जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो ऐसे ही चलते हैं, और उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वो तो बस फ्रेम करना होता है बोर्ड में। और इंग्लिश के लिए एलन के जो क्लासेज है वही मैं अटेंड करती थी रेगुलरली, तो हो जाता था। बेटा, जैसे आपके जो क्लास नोट्स थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मेन कोर सब्जेक्ट हैं आपके, वो क्या बोर्ड के लिए हेल्पफुल है? मतलब हमारी जो क्लासेस होती हैं उसमें क्या बोर्ड के लिए सफिशिएंट पढ़ा दिया जाता है? अब सर नोट्स एज सच नहीं, बट उससे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो ही जाते हैं, तो हम उसको बोर्ड में तो बस फ्रेम करना होता है हमको, तो वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो बाकी उसमें टेंशन नहीं होती है। बस इंग्लिश के लिए है थोड़ा, तो वो बोर्ड के पहले आप जो क्लासेस लगाते हैं एलन में, तो उससे हो जाता है। और जिस दिन ये अनाउंस हुआ कि आपका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, उस दिन आपको कैसा लगा? वो एक्सप्रेस करके बताएं बच्चों को। खुशी भी हो रही थी, फिर दुख भी हो रहा था कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाएंगे अलग से, पर ठीक था जो हुआ वो। चलिए, मैं अमन से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। बेटा, एलन के जो टेस्ट सिस्टम में करंट पोर्शन, बैक पोर्शन, ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, तो आप करंट पोर्शन और बैक पोर्शन को कैसे मैनेज करते थे जब ये दोनों चीज़ें टेस्ट में आती थी? सर पहले तो मैं जो मेन फोकस रहता था मेरा वो करंट टॉपिक पे ही होता था जो चल रहा है क्लास में, और जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता था मुझे मैं वो बैक पोर्शन, जैसे टेस्ट जैसे हर 2 वीक पे या 3 वीक पे टेस्ट होता था, तो या तो पहले वीक में जो बैक पोर्शन है वो कवर कर लेता था मैं, और फिर उसके बाद जो करंट पोर्शन है वो तो साथ साथ चलता ही था। और कभी कभी जैसे कुछ ज़्यादा ही बैकलॉग इकट्ठा हो गया है तो फिर उसे मैं टेस्ट में से 1 हफ्ते के साथ साथ 2 हफ्ते बैकलॉग को दे दिया, उसके बाद जो आखिरी हफ्ता बचा उसमें पूरा ऐसे रिवाइज कर लिया, ऐसे करता था मैं माइनर टेस्ट में। मतलब सीधी सी बात है, करंट पोर्शन को हमें वीक नहीं छोड़ना है किसी भी कीमत पे, तो करंट पोर्शन को हमें स्ट्रॉन्ग करते हुए चलना है।
ठीक है, बैक पोर्शन के लिए जब भी आपके पास समय मिलता था हाँ, तब आप उसके करते साथ। थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वैष्णवी आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि जो पेपर होता था आपका, माइनर टेस्ट होते थे, मेजर टेस्ट होते थे, तो क्या पेपर के बाद आप उसका एनालिसिस करते थे? यस सर, एनालिसिस तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही। मतलब पेपर देने का कोई फ़ायदा नहीं अगर एनालिसिस ना करो तो मतलब जो सही हो गया है वो भी गलती से सही हो जाते हैं कभी कई बार, बिल्कुल क्वेश्चंस, सही तो कह रहे हो। उसकी भी एनालिसिस होनी चाहिए कि हमने क्या किया, क्या लगाया ताकि वो सही हो गया। और सोल्यूशन वगैरह जो मिलते हैं उसको भी चेक कर लेना चाहिए ताकि कोई और मेथड मिल जाए उस क्वेश्चन को करने का शॉर्ट। और रॉन्ग क्वेश्चंस तो मतलब वो दिमाग में चलते ही रहते हैं पूरे हफ्ते कि ये रॉन्ग हुआ, कहाँ हुआ। तो यही क्वेश्चन मैं अमन से रिपीट करूंगा। बेटा, पेपर आपने भी दिए हैं, माइनर टेस्ट भी दिए हैं, मेजर टेस्ट भी दिए हैं, तो जो पेपर का आप एनालिसिस करते थे या पेपर का जो पोस्टमार्टम करते थे, उससे आपको कितना फ़ायदा होता था, उसको बच्चों को बताएं आप। सर जो पेपर में जो मिस्टेक्स होती थी मुझसे, सिली मिस्टेक्स या कुछ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स भी होती थी, वो उन पे ज़्यादा फोकस करता था मैं कि वो क्वेश्चन गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, और वो एग्ज़ाम टाइम पे मैंने क्या सोच के इस क्वेश्चन का आंसर ये कर दिया। तो वो ये सब चीज़ें सोचने से सर एक तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आती थी और जो सिली मिस्टेक्स थी वो भी धीमे धीमे रिड्यूस होती गई ऐसा टेस्ट देने से। एकदम कुल मिला के निष्कर्ष ये निकल रहा है कि पेपर का एनालिसिस तो बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं तो कहना चाहूँगा बच्चों, आप अभी से ही है ना अपनी एक डायरी बनाएं और माई मिस्टेक डायरी के अंदर अपने पेपर का पूरा एनालिसिस का पूरा लिखते जाएं। इससे 100% आपके डे बाई डे परफेक्शन आएगा और साथ में आपके मार्क्स भी इम्प्रूव होते जाएंगे। अब एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा बच्चों से। पहले वैष्णवी से बात करना चाहूँगा। वैष्णवी, आपके सिलेक्शन के लिए, आपके इतने अच्छे मार्क्स के लिए आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा? पेरेंट्स का तो सर मेन रोल है, उसको मतलब एक्सप्रेस नहीं कर सकते वैसे, पर जैसे मेरी मम्मी हैं, उन्होंने मेरे साथ रह के यहाँ पे MBA किया था ऑनलाइन। तो ऐसे मतलब इस एज में अगर वो इतना कॉन्फिडेंस रखती है ये सब करने का, तो और मेरे पापा काफ़ी मोटिवेट करते थे, उन्होंने ही ये MBA करने का उनको बोला था। तो ऐसे इंस्पायरिंग पेरेंट्स होने के बाद तो बहुत अच्छा। मतलब हर हमें ही पार्ट खुद पे, पढ़ने के लिए मोटिवेशन मिल जाता मतलब था। हर पार्ट पे आपको हर जगह मोटिवेट करते थे। हाँ यही सेम क्वेश्चन अमन से पूछना चाहूँगा मैं। आपके पेरेंट्स का इसमें आपका क्या रोल रहा? सर मैं तो यहाँ PG में रहता था कोटा में अकेले, लेकिन जब भी मुझे कभी भी डिप्रेशन होता है, कभी लो फील करता मैं, तो मैं हमेशा अपने घर में बात करता था और पापा हमेशा ये बोलते थे कि जो मतलब तुम अपने लिए ऑनेस्ट रहो, अपनी पढ़ाई के लिए ऑनेस्टी रखो, और ऐसा रिजल्ट के बारे में इतना मत सोचो। कि बीच में अभी ऐसा हुआ था कि मैं रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा था कि क्या होगा, रैंक कितनी आएगी, कितने मार्क्स आएंगे पेपर में। पापा ने ये कहा था कि अपने लिए अपनी जो मेहनत कर रहे हो उस पर भरोसा रखो और खुद के प्रति तुम ऑनेस्ट रहो। ऐसा सिंपल सी बात है, आपने अपनी रैंक पे ध्यान न देके अपनी पढ़ाई पे फोकस किया। यस सर। और सिंपली अपना कंपटीशन अपने खुद से किया। हाँ। आपने दूसरों के मार्क्स ही देखे कि मेरा कंपटीशन मैं खुद से कर रहा हूँ, मैं डे बाय डे कितना इंप्रूव करते जा रहा हूँ। सही है मन बेटा? यस सर, बिल्कुल। बेटा वैष्णवी, आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपने 11th भी LN से करी है और 12th भी LN से करी है, तो आपने 11th जब ख़त्म करी तो आपका 11th के लिए, मतलब 11th जब चल रही थी, आपकी रनिंग थी, उस समय 11th को लेके आपका कितना फोकस था? बोर्ड्स नहीं, 11th के लिए, 11th जो पढ़ी आपने LN के अंदर, भाई बच्चे क्या होता है कई बार 11th के अंदर 11th को लूज छोड़ देते हैं कि यार 12th में पढ़ लेंगे। मतलब आपने सिलेबस की 11th? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मेरा पहले 11 12 में ऐसा कोई नीट के लिए ही पढ़ना ऐसा टारगेट नहीं होता था। मैं पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ती थी एकदम। मतलब मेरा नॉलेज इम्पॉर्टेंट था मेरे लिए ज़्यादा। तो 11th में मैं 11th के लिए फोकस करती थी, जो पढ़ाते थे उसको अच्छे से समझना है। जैसे concepts 11th clear के लिए रखना। आपने 11th में ही क्लास नोट्स, मॉड्यूल, NCERT जो मटेरियल है वो पूरा कर लिया था? NCERT तीनों सब्जेक्ट में कर ली NCERT थी? तक नहीं किया था, मतलब फिजिक्स के लिए वो बाद में ही किया था मैंने, क्योंकि मतलब पहले इतना मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगता था, पर बाद में उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई। और बाकी क्लास नोट्स, मॉड्यूल्स वो सब करती थी मैं। मतलब बच्चों, बात ही इंपॉर्टेंट है। मान लो आपकी 11th आपने अच्छे से नहीं भी करी है तो आपका 12th में मौका है। वैष्णवी 12th के अंदर भी 11th को उतना अच्छे से कर लिया, तो अभी भी आप 11th को अच्छे से कर सकते हैं। 11th को लेकर परेशान मत हो कि यार 11th में मेरा ये रह गया था, वो रह गया था। अभी भी आप आराम से आप 12th के साथ साथ भी 11th को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। और LN का कल्चर भी है कि LN के अंदर 12th के साथ साथ 11th को रिवाइज भी कराया जाता है। तो आपको 11th के टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं, उसके साथ पढ़ते जाइए। 100% आप एक टाइम पे पूरे कंप्लीट नॉलेज के साथ एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि बच्चों, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वैष्णवी आप टेस्ट पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया करते थे? मैं सर पहले बायो करती थी, फिर केमिस्ट्री और फिर फिज़िक्स करती थी। मैं पूरा पेपर एक ही साथ करती थी और फिर बाद में
OMR भरते वक्त मैं वापस चेक करके मतलब जो क्वेश्चंस में डाउट है वगैरह, और मतलब एक अटेम्प्ट में ऐसे ये नहीं है कि कोई क्वेश्चन आया नहीं तो उस पर अटक जाओ, अगर वो नहीं आता है तो सिंपली मैं छोड़ देती थी, ज़्यादा मतलब उस पर टाइम नहीं वेस्ट करती थी, क्योंकि नीट में टाइम बहुत मैटर करते हैं। और बाद में OMR भरते वक्त अगर मुझे टाइम है बहुत तो मैं उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेती थी। बेटा इस बार का यही सेम क्वेश्चन मैं अमन से पूछना चाहूँगा। सर मैं तो पहले तीनों सब्जेक्ट्स में सेक्शन ए अटेम्प्ट करता था, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इस ऑर्डर में, और उसके बाद जो सेक्शन ए की OMR पूरी फिल कर देता था। जो क्वेश्चन नहीं आते थे उन्हें मतलब एक अटेम्प्ट में अगर नहीं हुआ तो उसे छोड़ देता था मैं बात के लिए, और फिर उसके बाद सेक्शन बी करता था, और उसके सेक्शन बी की OMR साथ साथ ही भर देता था मैं। हाँ, अब बच्चों दोनों तरह की स्ट्रेटेजी है। अभी जो नया पैटर्न आया है उसमें ए सेक्शन, बी सेक्शन, 2 सेक्शन, जैसे भी आपका कॉमन टेस्ट होगा बच्चों, आप या एंथ्यूज की बात करो बच्चों को, तो उसमें आप दोनों तरह की स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। आप वैष्णव की स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, आप अमन की स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं। हाँ, अल्टीमेटली आपको एक साइड पे पहुंचना पड़ेगा कि मेरे लिए, आपके खुद के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी बेस्ट है। पर एक बात ध्यान रखें कि जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट टाइम पे नहीं आ रहे हैं उस पर आपको ज़्यादा देर रुकना नहीं है, उसे हाथों हाथ छोड़ देना है, क्योंकि सिंपल सी बात है, हर क्वेश्चन के मार्क्स सेम है, आपको अल्टीमेटली हर क्वेश्चन के मार्क्स सेम मिलेंगे। तो जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे हाथों हाथ छोड़ के अपन आगे बढ़ते जाएं। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आप दोनों से। सबसे पहले अमन आपसे कि एक अच्छी रैंक लाने के लिए या अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आपके लिए, NCERT मॉड्यूल या एलन का जो लिटरेचर है, क्या उसके अलावा आपने अदर लिटरेचर या अदर बुक्स को फॉलो किया था क्या? नहीं सर, इस बार तो सॉरी आराम से। नहीं सर, इस बार तो मैंने कोई एक्स्ट्रा मटेरियल फॉलो नहीं किया था, सिर्फ एलन का जो मॉड्यूल था वही, और NCERT सफिशिएंट लगा मुझे। दोनों को अच्छे से अगर आप कर देते हैं तो केमिस्ट्री और बायो में तो सफिशिएंट है NCERT और एलन का मॉड्यूल, और फिजिक्स में भी सॉरी फिजिक्स में भी मैंने सिर्फ मॉड्यूल ही सॉल्व किया था एलन का, और सर जो टेस्ट पेपर होते थे उनके भी क्वेश्चंस रिवाइज किए थे जो मुझे नहीं बने थे, तो उससे काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाता था। वैष्णवी, आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं मतलब NCERT मैंने पहले नहीं की थी, कर लेनी चाहिए, और मॉड्यूल्स तो मैं करती थी जो मतलब चलता था उसके साथ साथ। और बाकी फ़िज़िक्स में मैंने एज सच कोई बुक मतलब 11th में की थी HCV, पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर टाइम रहे तो ही करना चाहिए एक्स्ट्रा, और 11th में ही टाइम रहता है हमारे पास, 12th में तो ऐसे ही बिजी हो जाते हैं बहुत। और 12th में तो मेरा सब छूट ही गया था, बस मॉड्यूल और NCERT तक ही था उसी में। तो आप सभी बच्चों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आपको लिटरेचर मिल रहा है, जो एलन का मटेरियल मिल रहा है और जो NCERT है, वो टॉप करने के लिए सफिशिएंट है। एक्स्ट्रा करने के चक्कर में आपको किसी को भी नहीं पढ़ना है। सही बात है। फिजिक्स के NCERT के बारे में बताना चाहूँगा। बच्चों ने जो बोला है उसमें बेटा साफ है कि जैसे वैष्णवी ने 11th में फिजिक्स की NCERT ज़्यादा नहीं करी थी, 12th में ठीक है इसने करी थी, लेकिन वो क्या पढ़ा था NCERT में? केवल थ्योरी, सॉल्व एग्जाम्पल्स, समरी और पॉइंट्स टू पॉन्डर। अभी इसने बताया अभी, तो इतना ही सफिशिएंट है। मतलब आप जैसे जैसे टॉपिक चलते जाएं आपके कोर्स में, उसके बाद आप फिजिक्स की NCERT में ये देख सकते हैं, इससे काम हो जाएगा अपना। अब मैं अगला क्वेश्चन पूछना चाहूँगा वैष्णवी से। ओवरऑल आपकी सक्सेस स्टोरी बहुत अच्छी रही, अल्टीमेटली आपने स्कोर कर लिया, 715 स्कोर कर लिया। इस पूरे स्कोर के लिए एलन सिस्टम का क्या योगदान रहा है और एलन की फैकल्टीज़ का क्या योगदान रहा है? सर एलन की फैकल्टीज़ तो मेन है ही, मतलब सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे जो भी है सब, और पढ़ाई में एकदम एंजॉय होता था, ऐसे कभी प्रेशराइज फील नहीं होता था, और बीच में भी सर लोग वगैरह मतलब बहुत मोटिवेट करते हैं सब। और मतलब टेस्ट वगैरह ये बहुत एलन में टेस्ट बहुत अच्छे होते हैं ताकि हम अपनी मिस्टेक्स को इवैल्यूएट कर पाए, और मॉड्यूल्स वगैरह तो है ही। मतलब एक वैष्णवी की बहुत अच्छी बात लग रही है, इसने 2 बार बोला कि इसने स्टडी को एंजॉय किया। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको पढ़ाया जा रहा है, अगर आप उसको एंजॉय करते हैं, प्रेशर फील नहीं करते हैं, तो आप एक बहुत अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। वैष्णव, ये क्वेश्चन और याद आ रहा है मुझको। आपने कुछ टाइम ऐसा भी हुआ, कुछ टाइम आपकी स्टडी चली ऑफलाइन, कुछ समय चली आपकी स्टडी ऑनलाइन। यस सर। तो ऑफलाइन ऑनलाइन के अंदर आपने क्या फ़र्क फील किया? मतलब ऑफलाइन से तो बेटर है ही नहीं ऑनलाइन, पर मतलब उस टाइम जो हो सकता था मुझे वो बेस्ट लगा। मतलब इतने जल्दी अरेंजमेंट हो गए थे ऑनलाइन के तो वो सही था। और बाकी डाउट्स वगैरह सर लोग से बात करने पे फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे हो जाते थे।
अब हम बच्चों की चैट लेते हैं। बच्चों, आप अपने जो भी सवाल हैं वो हमें टेक्स्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोनों बच्चे आपके सवालों के जवाब देने के तो लिए। पहला क्वेश्चन तो बच्चों का ये, लीडर और अचीवर विच बैच। तो भाई सिंपल सी बात है, ये तो अपने रिपीटर बैच का है, Achiever और batch। ये एंथ्यूज बैच की है। और एंथ्यूज बैच 12th अपीयरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते थे? वैष्णवी बताओ। तीनों सब्जेक्ट में। फिज़िक्स में सर एनसीईआरटी पढ़ी थी मैंने, मतलब थोड़ा ट्राई किया था शॉर्ट नोट्स बनाने का, पर इतना उसका इम्पोर्टेंस नहीं लगा। और इनऑर्गेनिक में मैंने बनाए थे एस ब्लॉक पी ब्लॉक के शॉर्ट नोट्स, तो वो मैंने नीट के 2 दिन पहले पढ़े थे, मुझे काफ़ी यूज़फुल लगे वो। मतलब हर चीज़ जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगती है लाइन टू लाइन वो एकदम शॉर्ट में लिख लो, ताकि और छोटे छोटे इसमें लिखो ताकि वो ज़्यादा पेजेस ना लगे, तो ईजी लगता है पढ़ने में। एक बच्चे का क्वेश्चन है, अमन पूछना चाहूँगा मैं आपसे, आपने ऑर्गेनिक की तैयारी कैसे करी? सर ऑर्गेनिक के लिए तो मैंने एनसीईआरटी और जो हमें नोट्स मिलते थे वो किया था, और प्रैक्टिस के लिए एलन के मॉड्यूल्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन होते थे, और उसके साथ साथ सर डीपीपी भी हमें मिली थी, रेस जो- organic, जिसको हाँ, रेस कहते रेस हैं। मिली थी, तो सर वो भी सॉल्व की थी मैंने। तो क्या आपको भी ऐसा लगता था कि ऑर्गेनिक कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कि हम भूलने लग गए हैं, तो उसके लिए क्या करते थे आप? सर ऑर्गेनिक में जैसे जो मैकेनिज्म वाले प्रॉब्लम होते थे वो तो जल्दी नहीं भूलते हैं समझ लेते हो तो ठीक है। सर, लेकिन जो जैसे नेम्ड रिएक्शन होती थी वो जल्दी वोलाटाइल होते हैं सर, वो जल्दी निकल जाते हैं दिमाग से, तो सर उनके लिए मैंने अलग से ही उन्हें लिख रखा था कि एक जगह जितने भी नेम्ड रिएक्शन थे, क्योंकि अगर कभी टाइम मिलता था तो उन्हें एक बार रिवाइज कर लेता था मैं, ताकि वो एकदम फिर से रिफ्रेश हो जाए एकदम। मतलब बार बार रिवीजन करना ही बेस्ट है इसके लिए। एक बच्चे का फिजिक्स में क्वेश्चन आया है कि एडिशनल एक्सरसाइज एनसीईआरटी की आप कैसे करते थे या करते ही नहीं थे? सर मैंने 11th में तो सॉल्व किया था, लेकिन अभी इस साल जब ड्रॉप लिया था मैंने, तब मैंने वो एडिशनल एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करी। बेटा आप करते थे? सर मैंने एक बार एनसीईआरटी की थी तो उस टाइम मतलब कर लिया था, और बाकी अगर डाउट्स एक्स्ट्रा वैसे ही उसकी आते कोई थे नीड तो है कि नहीं है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से? मतलब ऐसे नीड नहीं है इतनी, क्योंकि नीट में इजी क्वेश्चंस ही आते हैं, तो मॉड्यूल से ही हो जाते हैं ज़्यादातर। हाँ, तो सीधी सी बात है वही है कि एनसीईआरटी में थ्योरी, सॉल्व एग्जांपल्स, समरी, पॉइंट्स टू पॉन्डर तक हम रहे। चाहो तो टाइम मिले तो एक्सरसाइज कर लें, एडिशनल एक्सरसाइज की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आईआईटी और मेडिकल दोनों के लिए सेम टेक्स्ट बुक है बच्चों। एक क्वेश्चन बच्चों का ये आया है, बच्चों को उत्सुकता होती है। वैष्णवी आपका बता दो, होम टाउन क्या था? मेरा रिसोर्ट था महाराष्ट्र में। अमन बेटा आपका बता दो, होम टाउन क्या था? बांदा यूपी। बांदा यूपी। एक बच्चे का क्वेश्चन आया, वैष्णवी आपसे पूछना चाहूँगा कि प्लांट फिजियोलॉजी के लिए रिवाइज करने के लिए आपने क्या किया? मतलब सर ऐसे तो एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग्स लगाते रहो जब भी टाइम मिलता रहे, बहुत शॉर्ट मतलब कम टाइम में हो जाता है चैप्टर सारे। और मैं मॉड्यूल भी पढ़ती थी पहले मतलब लाइक जनवरी फेब में मैं मॉड्यूल्स मतलब मैंने अप्रैल तक कंटिन्यू रखे हैं, तो मॉड्यूल से ही काफ़ी रिवाइज हो जाता था, और मतलब कॉन्सेप्ट्स मॉड्यूल क्लियर से होते भी- हैं तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। मतलब आपके मॉड्यूल के अंदर भी एनसीईआरटी इंक्लूड है ही सी? Yes, तो आप मॉड्यूल से भी एनसीईआरटी को रिवाइज कर रहे हैं। मतलब आप मॉड्यूल से भी रिवाइज कर सकते हैं और चाहे तो अलग से एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, पर कहीं ना कहीं मॉड्यूल की भी इंपॉर्टेंस तो है। मॉड्यूल के जो एक्स्ट्रा होता है वो मैं एनसीईआरटी में बहुत स्पेस होता है साइड में, तो वहाँ लिख लेती थी ताकि फिर दोनों ना करना पड़े अगर लास्ट में टाइम नहीं मिला तो। एक बच्चे ने सवाल किया है, सर मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, तो सबसे पहले मैं फिजिक्स अगर अटेम्प्ट करता हूँ तो मेरे मार्क्स अच्छे आते हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी स्ट्रेटेजी ये रख सकते हैं, सबसे पहले फिजिक्स करें, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट आप करना चाहें, लेकिन आपकी जो प्लानिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपका स्कोर ऑप्टिमाइज हो, मतलब मैक्सिमम स्कोर आ जाए विद मिनिमम नेगेटिव। जरूरी नहीं कि आप बायो पहले करें, वैष्णवी बायो पहले करती थी, बेटा अमन आप पहले क्या करते थे? बायो। कोई दिक्कत नहीं है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सीक्वेंस रख सकते हैं, फिजिक्स बायो केमिस्ट्री रख सकते हैं, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स जो आपकी इच्छा रखें, लेकिन स्कोर आपका मैक्सिमम आना चाहिए। एक क्वेश्चन बच्चे का आ रहा है कि लास्ट में रिवीजन स्ट्रेटेजी आपने किस तरह से रखी? जब लास्ट के मंथ आ गए थे तो रिवीजन किस तरह से किया? लास्ट के 2-3 मंथ में क्या कैसे पढ़ाई करी? मतलब जैसे स्टार्टिंग में मेजर स्टार्ट हो जाते हैं एलन में, तो उसमें जो सिलेबस होता है उसको अगर फॉलो करते जाओ, उससे उसके साथ चलते जाओ तो आराम से रिवीजन हो जाता है पूरा। और एकदम लास्ट में जब 1-2 महीने बचे होते हैं तब ज़्यादातर हो ही चुका होता है लर्न, तो अपने हिसाब से एक चैप्टर रोज़
मतलब हर सब्जेक्ट के कुछ कुछ चैप्टर्स लेके चलो टारगेट, तो वो हो जाता है। ना सिंपल सी बात है बेटा कि कह सकते हैं कि आप एलन के मेजर टेस्ट के सिलेबस को पूरा 100% फॉलो करते जाएं, क्योंकि उसमें क्या होता है पहले से अपन सिलेबस को पार्ट में करके भेजते हैं, पार्ट वाइज होते हैं, तो उसको पार्ट फॉलो करते जाओ और अल्टीमेटली उसको फॉलो कर लिया तो लास्ट में तो वैसे ही बहुत कुछ याद हो जाएगा और वो तो रिपीट उसको होता बार बार रहता रिवाइज है। करना पड़ेगा। वो सिलेबस बार बार रिपीट होता है तो उसमें ही बहुत लर्न हो जाते हैं चीज़ें। एक क्वेश्चन बहुत कॉमनली आ रहा है, जैसे बच्चे क्या होता है कि जनरली मोटिवेट हुए हैं, तो आज तो मोटिवेट हो गए, आज पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और फिर 3-4 दिन बाद वापस से डाउन हो जाते हैं, तो बच्चे पूछ रहे हैं कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखें अपनी। सही बात है। उसके लिए सेल्फ मोटिवेशन सबसे ज़रूरी है, मतलब आप खुद वो रखें कि मुझे ये एग्ज़ाम में करना ही है, अभी 2 साल ही तो है, बाद में तो एंजॉय करना ही है, तो मतलब उसके लिए खुद का ही ये होना बात बहुत अच्छी चाहिए। की वैष्णवी ने कि अल्टीमेटली मोटिवेशन से बड़ी बात है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को खुद को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, और सिंपली वही पार्ट है ना आपको आपके टारगेट तक लेके जाएगा। एक बच्चे का सवाल है, सर मेरी फिजिक्स बहुत कमज़ोर है और मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। तो बेटा सीधी सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम तो लगेगा। अब यह है कि पहली बार हम फिजिक्स के क्वेश्चन करते हैं तो टाइम बाउंड होके नहीं करना चाहिए। अब जो टीचर्स आपको क्लास में शॉर्ट ट्रिक्स बताते हैं या जो क्वेश्चंस को छोटे तरीके से सॉल्व करने का मेथड बताते हैं उस पर आप ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि टाइम तो सबको लगता है, लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं या जिनका फिजिक्स अच्छा कह सकते हैं वो इस तरह के तरीके निकाल लेते हैं कि भाई इन क्वेश्चंस को हम छोटे तरीके से कैसे करें। वो तरीके आपको ढूंढने हैं और उसको ढूंढने के लिए पेपर का आप एनालिसिस करें कि किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लगा, किस में कम लगा, क्या उसको आप कम समय में कर सकते थे, मतलब जो भी मेथड्स हैं वो ढूंढें आप। आपने भी कुछ इस तरह की प्लानिंग करी होगी कि भाई पेपर में सारे क्वेश्चन तो पूरे अच्छे तरह सॉल्व नहीं करे होंगे, किसी में मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन या शॉर्ट ट्रिक्स जो सर ने बताई हैं उनको यूज़ किया होगा। यस। तो आई थिंक गंगवाल सर, जहांगीर सर सभी क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। हाँ, सारे और सभी question क्वेश्चंस दे चुके हैं, और बच्चों हम ऐसा मानते हैं कि आज का जो इंटरेक्शन है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपको आज के सेशन में जो भी बात अच्छी लगी हो वो अपनी एक डायरी में नोट करें और उसको 100% फॉलो करते जाएं, और ऐसा आप 100% फॉलो करेंगे तो आज जहाँ पर ये बच्चे बैठे हुए हैं हो सकता है उनमें से आप में से कुछ बच्चे अब अगले साल यहाँ बैठे होंगे। एकदम सही बात है। हम भी चाहते हैं कि 2022 के अंदर जो रिजल्ट ये आया है उससे भी अच्छा रिजल्ट 2022 के अंदर आए। तो सिर्फ 2022 के लिए आप तैयार हो जाएं बच्चे, और सिंपली हम इन बातों को अच्छे से फॉलो करते जाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। विश यू ऑल द बेस्ट।